सभी इलाहाबाद की प्रेरणा व संकल्पना पर भारतीय स्टेट बैंक के तत्वावधान में विकसित की गई एक डिजिटल पहल है। ये वेब पोर्टल विद्वान अधिवक्तागण हेतु चैम्बर आवंटन तथा पार्किंग प्रबंधन के क्षेत्र में एक पूर्ण स्वचालित व्यवस्था का प्रावधान करता है। चैम्बर आवंटन में पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने हेतु जहां प्रस्तुत वेब पोर्टल के अंतर्गत चैम्बर आवंटन हेतु आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा का समावेश किया गया है, वहीं सभी प्रकार के भुगतान हेतु इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे की सुविधा इसे त्वरित व सहज बनाती है। वेब पोर्टल के माध्यम से चैम्बर आवंटन की समस्त प्रक्रिया पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पूर्ण स्वचालित एवं पारदर्शी रूप से संचालित होगी, जिसके अंतर्गत मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य होगी। प्रस्तुत वेब पोर्टल पर समस्त विद्वान अधिवक्ताओं को सेल्फ सर्विस पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे अपने चैम्बर से संबंधित समस्त जानकारी सूचनाएं आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। नवनिर्मित भवन में कुशल व प्रभावी पार्किंग प्रबंधन है। भवन में वाहनों के प्रवेश की अनुमति, वाहनों की पहचान, नवीनतम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (NPR) तकनीक का प्रयोग करते हुए तथा पार्किंग क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को बूम बैरियर द्वारा नियंत्रित करते हुए केवल अधिकृत वाहनों को प्रवेश प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पार्किंग तल पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय में पार्किंग स्थल पर पार्किंग क्षेत्र की उपलब्धता को प्रदर्शित कर यातायात परिचालन को प्रभावी रूप से नियंत्रित तथा प्रतिबंधित किया जाना संभव होगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट पर एडवोकेट्स चैम्बर एवं पार्किंग के आवंटन की समस्त प्रक्रिया एवं नियमावली प्रदर्शित किए जाने के उपरांत एडवोकेट्स चैम्बर की आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ माह जुलाई 2025 में प्रस्तुत वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। After this inauguration of the e-portal of allocation of the Advocates Chamber, as we move forward, a little brief about the project. In order to address the acute shortage of chamber space for lawyers and the equally extraordinary problem of traffic congestion arising from increased vehicular flow into the High Court, and to create adequate number of advocates chambers along with other necessary facilities, the construction of multi-level parking and advocates chamber was conceived, planned and executed. The project is constructed over 2 lakh square feet land, which facilitates parking space for 2,283 four-wheelers at the basement and also from 1st to 5th floors of this building. There is a facility of parking of 1,552 two-wheelers at ground floor of the building. A total of 2,366 centrally air-conditioned advocate chambers have been constructed from 6th to 11th floors of this building. There are 2 dining halls, each at 6th and 9th floor of this building with kitchen facility. A budget of around 680 crores was sanctioned by the state government for the successful completion of this project. आप सभी गणमान्य अतिथिगण से अनुरोध है कि कुछ ही क्षणों में दिखाए जाने वाले इस भव्य भवन की आधारभूत संरचना से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट की प्रस्तुति के साक्षी बने। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि विजन डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करें। 17 मार्च 1866 को स्थापित इलाहाबाद उच्च न्यायालय 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता तथा 20,000 से अधिक पंजीकृत अधिवक्ताओं के साथ एशिया का विशालतम न्यायालय है और भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में न्याय निर्णय हेतु पूर्णतः समर्पित है। कुल 12.35 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत इस उच्च न्यायालय परिसर में सन 1916 में निर्मित पुराने न्यायालय भवन से प्रारंभ करते हुए विगत 100 वर्षों से अधिक के कालखंड में तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप इस परिसर में विभिन्न भवनों का निर्माण कराया गया, परंतु वादों की बढ़ती संख्या के सापेक्ष उक्त निर्माण अपर्याप्त अनुभव किए गए। अतः न्यायालय परिसर अवस्थापना को और अधिक विस्तृत, सुदृढ़ और आधुनिक बनाई जाने तथा विद्वान अधिवक्तागण, वादिकारीगण एवं माननीय न्यायालय को उन्नत कार्य वातावरण व
सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसर का चरणबद्ध एवं व्यापक रूप से विस्तार किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। उच्च न्यायालय परिसर के अवस्थापनात्मक विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया का प्रथम चरण आज एडवोकेट्स चैम्बर तथा बहुस्तरीय रूप ग्रहण कर रहा है। इस भवन के निर्माण से पूर्व उच्च न्यायालय परिसर में वाहन पार्किंग की कोई सुनियोजित सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा विद्वान अधिवक्तागण हेतु मात्र 204 अधिवक्ता कक्ष ही उपलब्ध थे। उच्च न्यायालय परिसर में स्थित न्यायमूर्ति गणों के 12 आवासों के स्थान पर उपलब्ध कराई गई 5.5 एकड़ भूमि पर इस भवन का निर्माण संभव हो सका है। इस एडवोकेट्स चैम्बर तथा बहुस्तरीय पार्किंग भवन के प्रथम तल का कुल क्षेत्रफल 4 एकड़ से अधिक है तथा संपूर्ण भवन में कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग फीट है। इस नवनिर्मित भवन के भूतल पर 1552 दो पहिया वाहन तथा भूमिगत तल व प्रथम तल से पंचम तल तक 2283 चार पहिया वाहनों हेतु पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है। इस भवन में छठे तल से 11वें तल तक कुल 2366 वातानुकूलित अधिवक्ता कक्ष एवं स्त्री पुरुष दिव्यांगजन तथा ट्रांसजेंडर हेतु 24 प्रसाधन कक्षों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त भवन के 12वें तल पर विद्वान अधिवक्तागण हेतु 20,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में विशाल वातानुकूलित पुस्तकालय व सभागार भी निर्मित है, जिसमें आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण की सुविधा के दृष्टिगत भवन के छठे एवं 9वें तल पर 2 विशाल आधुनिक एवं वातानुकूलित कैंटीन की व्यवस्था की गई है। भवन के छठे तल पर आगंतुक व वादकारीगण हेतु वातानुकूलित प्रतीक्षालय स्थल भी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन व अन्य सभी लोगों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए भवन में 14 सीढ़ियां, 26 लिफ्ट और 24 एस्केलेटर्स का प्रबंध किया गया है। विद्वान अधिवक्तागण तथा वादकारियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु इस नवनिर्मित भवन को लिफ्ट, ट्रेवलेटर एवं एस्केलेटर युक्त ट्रांसफर कोड व कनेक्टिंग वॉकवे के माध्यम से न्यायालय परिसर के सभी प्रमुख भवनों से संबद्ध किया गया है। इस संपूर्ण परियोजना को लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर चयनित अग्रणी निर्माण एजेंसी द्वारा पूर्ण किया गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था का केंद्र बिंदु वादकारी है, जिसके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव प्राय अनुभव किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत उच्च न्यायालय परिसर के अवस्थापनात्मक विकास व विस्तार के द्वितीय चरण के रूप में वादकारी खंड का निर्माण भी प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित वादकारी भवन के अंतर्गत वादकारीगण हेतु हर संभव सुविधा प्रमुखता डिस्पेंसरी, क्रेच, पास कार्यालय, फोटो एवं एफिडेविट काउंटर, बैंक, डाकघर, कैंटीन, प्रसाधन गृह इत्यादि का समावेश किया गया है। उक्त वादकारी भवन को वादकारी गण एवं अन्य प्रयोक्ता गण के सुगम आवागमन हेतु स्काई ब्रिज के माध्यम से उच्च न्यायालय परिसर स्थित अन्य सभी प्रमुख भवनों से संबद्ध करने की योजना भी प्रस्तावित है तथा परियोजना हेतु आवश्यक प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है। न्यायालय कक्षों के अभाव के दृष्टिगत न्यायालय परिसर के अवस्थापनात्मक विकास व विस्तार के तृतीय चरण के अंतर्गत अनुपयोगी हो चुके जर्जर अधिवक्ता भवनों के स्थान पर एक सुनियोजित एवं आधुनिक न्यायालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 24 आधुनिक न्यायालय कक्ष, 50 न्यायाधीश कक्षों तथा 4 निबंधक कार्यालय तथा 200 वाहनों हेतु पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है, जो कि शेष न्यायालय परिसर से आवागमन की सुविधा हेतु स्काई ब्रिज के माध्यम से संबद्ध होगा। न्यायालय परिसर के अवस्थापनात्मक विकास के उपरोक्त तीनों चरणों को साकार रूप देने हेतु विद्वान अधिवक्तागण माननीय न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश शासन का समेकित प्रयास तथा समग्र सहयोग प्रत्येक स्तर पर विद्यमान रहा है। इन परियोजनाओं की पूर्णता परिणति विद्वान अधिवक्तागण को बेहतर कार्य वातावरण व सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं आम नागरिकों और वादकारियों को त्वरित, सुगम व प्रभावी न्याय प्रदान करने हेतु सहायक होगी। धन्यवाद।
अभी आप सभी ने इस विजुअल टूर के माध्यम से इस भव्य, विशाल और आधुनिक भवन के विभिन्न पहलुओं को देखा। यह एक विचार था जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दृढ़ संकल्प शक्ति, सतत पर्यवेक्षण, राज्य सरकार के सहयोग और अग्रणी निर्माण कंपनी के कार्मिकों और अधिकारियों के निरंतर श्रम से मूर्त रूप में फलीभूत हो सका। 10,000 से भी अधिक अधिवक्ताओं को समायोजित करने की क्षमता रखने वाला यह भवन आधारभूत संरचना और मौलिक सुविधाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। Moving ahead, may I now request Honorable Minister of State, Law and Justice, Government of India, Shri Arjun Ram Meghwal ji, to address the gathering. प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट बिल्डिंग में एक आज नया अध्याय जुड़ रहा है और इस अवसर पर उपस्थित भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब का हम सबको बहुत शानदार स्वागत करना चाहिए और अभिनंदन करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आप जितनी बड़ी संख्या में खड़े हैं, अगर आप ताली बजा करके जोरदार स्वागत करेंगे तो हम सबको आनंद आएगा। हमारे यहाँ इस जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित हैं जिनको हम जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे देश में, उसमें हम ऐसा मानते हैं कि सबसे जल्दी काम करना सीखना है कहीं से, तो आप योगी जी से सीख सकते हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जिन्होंने अभी महाकुंभ में शानदार अपना कोऑर्डिनेशन एफर्ट से प्रयास करके प्रयागराज की भूरी प्रशंसा पूरे देश और दुनिया में हुई है, ऐसे योगी जी का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे अन्य माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति J.K. महेश्वरी जी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल साहब, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा जी, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी माननीय जजेस बैठे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं, आप सबका स्वागत है। हमारे यहाँ अजय कुमार मिश्रा जी AG यूपी, हमारे मंत्रीगण बैठे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारे MP और MLA भी बैठे हैं, हमारे बार काउंसिल से शिव कुमार गौड़ साहब भी मंच पर हैं, अनिल तिवारी जी भी मंच पर हैं, हमारे धीरज सिंह बोरा जी भी मंच पर हैं, और हमारे अधिकारीगण भी यहाँ बैठे हैं, हमारे महापौर जी भी बैठे हैं, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी बैठे हैं। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है और अभिनंदन है। देखिए, आज का दिन बड़ा शानदार है। पूरा देश हमारे अहिल्याबाई, जिसको हम न्याय की मूर्ति भी कहते हैं, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती ये देश मना रहा है। और मैं जब इंदौर गया और जब उसके बाद जो उनकी कैपिटल थी महेश्वर में, जब वहां गया तो मैंने देखा कि 250 साल पहले अगर एक अहिल्याबाई ने कंसेप्ट दिया कि गुड गवर्नेंस में जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, बहुत अच्छा, उनकी हम 300 जयंती बना रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्यक्रम हुआ है उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। क्या सुखद सहयोग है। मैं इस मंच से अहिल्याबाई जी का भी
आभार प्रकट करता हूं कि गुड गवर्नेंस के रूप में देखिए एक कंसेप्ट चला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या कंसेप्ट था? वुमन एम्पावरमेंट। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस कंसेप्ट को ऐसे कहा वुमन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमन लेड डेवलपमेंट। और अहिल्याबाई वुमन लेड डेवलपमेंट की ही प्रतीक थी। इसके लिए बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाई अहिल्याबाई जी का। हमारे संविधान को आज का दिन और इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए। पूरा देश हमारा संविधान हमारा गौरव, हमारा संविधान हमारा सम्मान के कार्यक्रम कर रहा है। और इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम भी जुड़ गया। और संविधान का सम्मान इसलिए करना चाहिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कई बार कह चुके हैं, मैं भी इस चीज को दोहरा रहा हूं कि हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो देश है उनमें कुछ अव्यवस्थाएं चलती रहती है, हम देख रहे हैं आसपास के देशों में। लेकिन हमारे देश में इतनी विविधता होते हुए भी हमारे देश में जो शासन और प्रशासन की व्यवस्था सबसे बढ़िया तरीके से चल रही है। कोई चुनौती आती है तो हम उसका अच्छी तरह से निदान भी निकाल लेते हैं। उसका एकमात्र कारण है भारतीय संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी को भी याद करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। और जो प्रयागराज जहां हम बैठे हैं वहां पूरे दुनिया में ये चर्चा का विषय बना कि कुंभ का मैनेजमेंट इतना बढ़िया कैसे हो जाता है भारत में। कुंभ जैसी व्यवस्था शानदार तरीके से कैसे हो जाती है। तो ये जब भारत के लोग, जो आप बैठे हो, ये भारत के लोग जब एक साथ खड़े होते हैं, कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स करते हैं, तो महाकुंभ भी सफल सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है और पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज का नाम हो जाता है। इस अवसर पर मैं ज्यादा बड़ा भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। योगी जी ने 680 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। जोरदार स्वागत योगी जी का होना चाहिए। और सुंदर पार्किंग व्यवस्था हुई है। मैंने यहाँ SBI, पोस्ट ऑफिस, इनके कष्ट देखे। मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा इस मंच से कि जो टेलीला और जो फ्री लीगल सर्विस का काम करने वाले एडवोकेट हैं, उनके लिए भी कोई चैम्बर की व्यवस्था यहाँ हो जाए तो मेरे ख्याल में लिटिगेंट्स के लिए बेहतर होगा। आपको ठीक लग रहा है क्या ये? हाँ, तो फिर ताली बजा दीजिए ना। मैं इस अवसर पर जो एक कंसेप्ट चला है ईज ऑफ लिविंग, ये ईज ऑफ लिविंग का ही पार्ट है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा हाई कोर्ट, उसके बाद एडवोकेट, पार्किंग को लेकर के हम सुनते रहते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में भी कंप्लेंट आती रहती है, साहब पार्किंग को लेकर के प्रॉब्लम हो गई, इसने इसके ऊपर मुकदमा करा दिया, इसने ये कर दिया। मुझे लगता है कि आज के इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पार्किंग प्लेस बना है और जो वकीलों के लिए बहुत सुंदर चैम्बर बने हैं, उसके बाद वो पार्किंग का झगड़ा है वो भी आपका मुझे लगता है बहुत ही कम हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हुआ जो बिल्डिंग कमेटी के जो हमारे सदस्य रहे, जिन्होंने भी इसमें काम किया, रजिस्ट्री के जो सदस्य रहे, जिन्होंने भी इसमें काम किया, उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। We thank you, sir, for your kind address. It will be my honor now to invite Honorable Chief Justice Vikram Nath, Judge Supreme Court of India, to enlighten the Assembly with his kind words. मैं इसी का इंतजार कर रहा था। इस भव्य सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। भारत गणराज्य के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री
B.R. गवई जी, जो आज इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हैं, मेरे उच्चतम न्यायालय के साथ में भ्रातागण आए हुए श्री सूर्यकांत जी, श्री J.K. महेश्वरी जी, श्री पंकज मित्तल जी, श्री मनोज मिश्रा जी। उत्तर प्रदेश के डायनेमिक और जैसा अभी मेघवाल जी ने बताया कि त्वरित निर्णय लेने वाले कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुत ही सिंपल, क्वाइट, कम बोलने वाले, सारी एनर्जी वो काम में लगा देते हैं अपनी मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी। उनकी बात सुनने के लिए आपको बहुत अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है कान की, कि आप सुन लें। और अगर आप उनके साथ बैठे हुए हैं तो अगर आप बात नहीं कुछ करेंगे तो वो नहीं बोलेंगे। मैंने पहले भी प्रयास किया था बार काउंसिल के फंक्शन में कि बंसाली जी कुछ बोलना शुरू करें, मगर अभी तक कोई प्रभाव आया नहीं इसका। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा जी, यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री गौड़ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी और एडवोकेट एसोसिएशन से उपस्थित उनके पदाधिकारी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मेरे सभी प्रिय भ्राता और बहनें न्यायमूर्तिगण, उनकी बेटर हाफ या वर्स हाफ जो भी हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री विनीत सरन जी, श्री कृष्ण मुरारी जी और भाभी जी, दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को मैं भूल गया, देखिए नाराज रहेंगे ये, हम इन्हीं के संरक्षण में रहते हैं, श्री D.K. उपाध्याय जी, भाभी जी, हमारे गुरु, हमारे जिनसे हमने बहुत सीखा है, श्री यतीन्द्र सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय, हम हमेशा कहते हैं कि ठीक है उनकी अपनी परेशानी है, हमारी अपनी है, मगर जो भी हम आज हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यति भैया का है। प्रदेश के कैबिनेट के मंत्रीगण, फौज से आए हुए बहुत सारे अधिकारी दिख रहे हैं मुझे, और मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और the gallant and brave and decorated officers of the Indian Defence Forces, बहुत सारे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशगण हैं यहाँ पर, वरिष्ठ अधिवक्तागण और प्रिय अधिवक्ता बंधु उच्च न्यायालय इलाहाबाद के। आज का दिन उनके लिए स्वर्णिम दिन है, ये दिन उन्हीं का है। इस उद्घाटन का जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है या सिर्फ लाभ होने वाला है, वो सिर्फ अधिवक्ता और अधिवक्ता का है। और मैं एक बार और आया था बार के फंक्शन में, राधाकांत ओझा जी अध्यक्ष थे, और उस समय हमारे कानून और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को हम लेकर के आए थे। उस दिन बड़ा बार के मेंबर्स ने हमें डिसअपॉइंट किया था कि पंडाल जो था वो खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने ओझा जी की उसी दिन कान खिंचाई करी थी, वो कहा था उनसे कि बेकार नेता हो, कोई फायदा नहीं तुम्हारा।
आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ की उपस्थिति यहाँ पर है और जिस तरह से अभी कुछ झगड़ा झंझट हो रहा था, मुझे लगा कि शायद कुछ बढ़ेगा, मगर बढ़ा नहीं, रुक गया। तो ये मेरा बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है आप लोगों को कि आप लोगों ने बड़ी शांति का माहौल बनाया हुआ है और डिसिप्लिन है, वरना हमारी इमेज कहीं और जाके खराब होती है और मुख्य न्यायाधीश महोदय और बाकी अन्य स्टेट से आए हुए जो न्यायाधीश लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि इलाहाबाद बार कैसी है। इलाहाबाद बार बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। और इलाहाबाद के न्यायमूर्ति का भी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। ये सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं पाता कि यहाँ काम कैसे होता है। और कभी कभी कुछ कुछ लिख देते हैं बगैर। तो मैं हमेशा जजेस से भी कहता हूँ, अधिवक्ताओं से भी कहता हूँ कि आप लोग अपना काम अपने तरीके से करते रहिए। इलाहाबाद न्यायालय ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब एक निवेदन अभी और कर लूँ, फिर आगे बात करूंगा। मुझे 10 मिनट दिया गया है, मैं कहा तो था कि मैं 5 मिनट बोलूंगा, मगर अब माहौल बन गया है तो थोड़ा सा ज्यादा बोलेंगे। और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हम लोग को ले आए हैं तो टाइम की कोई जल्दी नहीं है, उनके साथ ही जाना है। और जब तक वो बोल नहीं पाएंगे तब तक जा नहीं पाएंगे। कि ये बिल्डिंग बन गई है, कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है, इसका टोटल यूटिलाइजेशन कीजिए, सदुपयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और चेंबर्स भी यूटिलाइज कीजिए, पार्किंग भी यूटिलाइज कीजिए। और कमिटी ने यहाँ पर सब लोग हैं, अश्विनी मिश्रा जी हैं और सब न्यायमूर्ति लोग हैं, मुख्य न्यायाधीश जी हैं, उन्होंने सब नियम कानून बनाया है कैसे करना है, तो उसको सदुपयोग कर करिए। और अनिल तिवारी जी जो आपके अध्यक्ष हैं, जिनके लिए आप लोग इतनी ताली बजाते हैं, अगर ये सक्सेसफुली इसको करा ले जाएंगे तो शायद इनका भविष्य कुछ और बनेगा, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। उनके इरादे हमको पता चल गए हैं कि करना क्या चाहते हैं। ये आप लोगों को छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, ये समझ लीजिएगा। मगर इसको इम्प्लीमेंट कराना इनकी जिम्मेदारी है और आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि इनका सहयोग कीजिए और उच्च न्यायालय के प्रशासन का सहयोग कीजिए और इस बिल्डिंग का संपूर्ण पूरा उपयोग कीजिए। अब आपको कहानी बताता हूं कि ये बिल्डिंग आई कैसे। एक पहले कमेटी हुआ करती थी जस्टिस अरुण टंडन के अंडर में, बिल्डिंग कमेटी, उसमें हम लोग घुमा करते थे, मैं सदस्य था उसमें। तो ऐसे ही देख रहे थे कुछ आपसे बंगले थे, ये हुआ कि इसको रखा जाए कि हटाया जाए। कुछ दिक्कतें आई नहीं थी, पार्किंग की, कोर्ट रूम की, हर चीज़ की दिक्कतें थी, चेंबर्स नहीं थे। किस तरह से हम लोगों ने तो काम किया है। 41 नंबर चेंबर में गद्दा का चेंबर होता था, जैसे भैया के पिताजी हमारे गुरु, बड़े गुरु जी श्री विकेश चौधरी साहब का, उस 41 नंबर में कम से कम 35 से 37 अधिवक्ता लोगों का ऑफिस होता था। सबका मुंशी बस्ता वहीं रखता था, सामान रखता था, क्लाइंट को वही एड्रेस दिया जाता था। हम लोग के पास जगह नहीं थी कि हम लोग वहाँ बैठ के कुछ काम करते। अब जो ये एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास चेंबर बन के आए, मेरा मन करता है मैं भी वापस आ जाऊँ वकालत करने के लिए यहाँ। तो गर्मी, बरसा, जाड़ा में हम लोग वो चेंबर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई क्लाइंट आया है, कुछ है, धक्का मुक्की चलती रहती थी बरामदे में। कभी कभी झंझट भी हो जाती थी कि नहीं हमारा बस्ता यहाँ रखा, तुमने कैसे रख दिया, सब तमाम चीज़ें होती रहती थी। फिर धीरे धीरे वो हुआ। उसके बाद ये हुआ कि कुछ किया जाए यहाँ पर। वो तो एक दिन दोपहर में हमारे 2 मित्र हैं यहाँ पर, एक मित्र लखनऊ से लगे छोड़ करके, एक इलाहाबाद में थे, जो मतलब खास मित्र सभी हैं, 2 विशेष हैं। तो जस्टिस अंजनी मिश्रा जी, उन्होंने अभी रिटायर हुए 16 मई को, उनके चेंबर में बैठे थे और अश्विनी भाई भी वहीं आ गए। हम लोग तीनों लोग बात कर रहे थे कि क्या किया जाए। और उसी समय वैसे ही जस्टिस गोविंद माथुर ने चीफ जस्टिस टेक ओवर किया था, नवंबर 2018 की बात है। तो हम लोग गए माथुर साहब के पास, उनसे बताया कि ऐसा ऐसा है, कुछ अगर बंगले यहाँ से वो कर दिए जाएँ तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो बोले कंसेप्ट नोट बना के ले आइए। वो कंसेप्ट नोट हमने अश्विनी मिश्रा से रिक्वेस्ट किया था। ये है 4 पेज का कंसेप्ट नोट है, जिसमें कि चेयरमैन हम थे उस समय उस कंसेप्ट नोट के, और हमारे सहयोगी थे जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा।
ये दस्तखत हम लोगों के हैं। तो मैंने अभी इनसे पता करवाया कि तारीख क्या थी इसकी, इसमें तारीख नहीं पड़ी थी, क्योंकि टॉपिंग लेटर रहा होगा उसमें डेट रही होगी। तो पता लगा 23 नवंबर 2018। अब 23 नवंबर 2018 को कंसेप्ट नोट चला गया, यही सारी रीजन लिखते हुए जितना कि अभी सब आप लोगों ने देखा और लोगों ने बताया कि क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या इसके लाभ होंगे, सब होगा। और फिर प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, चीफ जस्टिस ने कर लिया, पास हो गया, आगे बढ़ने लगे। अब ये हुआ बंगले खाली कराना है। अब ऑर्डनरी टेनिंग से तो बंगला आप मान लीजिए मुकदमा करके खाली करा दीजिए, जज से कैसे कराइए। चीफ जस्टिस साहब ने हाथ जोड़ लिए कि विक्रम भाई हम खाली नहीं करा पा रहे हैं। हमने कहा इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते, तो आपको कराना पड़ेगा। खैर उसकी वजह से कुछ विलम्ब हुआ, मगर अल्टीमेटली 2-3 लोग थे, नाम लेना अच्छा नहीं है, ठीक है, सब लोग जानते हैं उनको, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब वो रिटायर हो गए, छोड़ के चले गए यहाँ से, तो वो बंगले खाली हुए, फिर डिमोलिशन का काम शुरू हुआ। और आज 2000 नवंबर 18 से 2025 मई में 7 साल ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया। और राज्य सरकार का सहयोग कि समय से पैसा मिलता रहा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता गया वैसे वैसे होता रहा, और 680 करोड़ का ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। जिन लोगों ने, मैं तो ये इतना करके 2019 में चला गया था, फिर बाकी यहाँ की चीफ जस्टिस और न्यायमूर्ति लोगों ने सब इसको आगे बढ़ाया है, और जिस एजेंसी ने बनाया है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो अब इसका ये कहानी है, तो इसलिए मुझे विशेष लगाव था कि जब भी इसका उद्घाटन हो तो मुझे हाईकोर्ट जरूर बुलाए और मैं आऊँ। जितनी खुशी आप लोगों को है उससे ज़्यादा खुशी मुझे है कि जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया था हम लोगों ने 2018 में, वो अब सर्टिफाई हो गया है और सामने है, और आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेरी बात और है कि देखिए भूल जाते हैं लिखने की आदत है, इधर कहीं चला गया, खो गया हो। हाँ, हम इलाहाबाद आए थे 1-2 मई को। हमारे सेंट जोसेफ कॉलेज में हम लोगों को ऑनर किया था, हम और मनोज भाई भी थे उसमें, और सुधांशु भैया साहब आए थे, हम लोग थे वहाँ पर। दिन रात को डिनर था तो वहीं पे बात होने लगी, और चीफ साहब और अश्विनी मिश्रा जी ने कहा कि सर बिल्डिंग तैयार है, इसका उद्घाटन करा दीजिए। हमने कहा एकदम तैयार है, बोले बिल्कुल रेडी है। हम लौट के गए और हमने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया और तुरंत वो तैयार हो गए। उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने कहा कि हम करेंगे इसको। और फिर यहाँ से रिक्वेस्ट आई कि आप सब वरिष्ठ न्यायमूर्तियों को लेकर के आइए वहाँ से, इतना बड़ा ग्रैंड फंक्शन हो रहा है। तो हमने भाई सूर्यकांत जी से निवेदन किया, भाई जे.के. महेश्वरी जी से किया, सिस्टर नागरत्ना से भी किया था, वो आती बट थोड़ा सा अस्वस्थ होने की वजह से कल उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बाकी पंकज भाई और मनोज मिश्रा जी और बिंदल साहब को आना था, वो भी अस्वस्थ हो गए। इलाहाबाद से जुड़े हुए सब लोग आए। अगर चीफ साहब हमसे कहते तो हम और सुप्रीम कोर्ट के लोगों को ले आ सकते थे, बट उन्होंने कहा बस इससे ज़्यादा हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हम आभार व्यक्त करते हैं चीफ जस्टिस का, जस्टिस सूर्यकांत का, जस्टिस महेश्वरी जी का, पंकज भाई और मनोज भाई का, कि सब लोग आए इस कार्यक्रम में। हमारे ख्याल से हमने काफ़ी समय ले लिया आप लोगों का, और बातें नहीं, बट वो निवेदन याद रखिएगा हमारा कि इसका सदुपयोग अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से करिएगा। फ्लोर ऊपर नीचे किसी गाड़ी का अलॉटमेंट हो जाए तो उसमें दिक्कत नहीं है। गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है, आपको केवल एक्सीलेटर दबाना है। 4वीं मंजिल पे आ जाएगी, 5वीं मंजिल पे आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। और चेंबर भी कहीं अलॉट हो जाए, वहाँ बैठिए, लिफ्ट है, एस्केलेटर है, सब कुछ है। इतनी मॉडर्न फैसिलिटी तो हमने कहीं देखी नहीं, किसी हाईकोर्ट में कहीं। तो आप लोगों को मिली है, इसको इस्तेमाल कीजिए। और तिवारी जी को जाने मत दीजिएगा यहाँ से। अंत में मैं धन्यवाद देता हूँ चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट श्री अरुण भंसाली जी को। बड़ा अच्छा भव्य उन्होंने कार्यक्रम किया, सबको आमंत्रित किया, प्यार मोहब्बत से खिलाया पिलाया ढंग से।
और इसका आयोजन का मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों भी शामिल रहे हैं इस कार्यक्रम में, यहाँ के रजिस्ट्री के जुडिशरी के ऑफिसर सब लोग। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। We thank you, Lordship, for your kind words of motivation filled with vibrance and positivity. It is my esteemed privilege to now request Honorable Shri Justice Suryakant, Judge Supreme Court of India, to address this august gathering on the occasion. भारतवर्ष के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सर्वोच्च न्यायालय के मेरे सहयोगी न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, न्यायमूर्ति श्री जे.के. महेश्वरी जी, न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी एवं न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा जी, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय कानून व विधि मंत्री, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरुण बंसाली जी, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री देवेंद्र उपाध्याय जी, भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हमारे बड़े भाई न्यायमूर्ति श्री विनीत शरण व न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी जी, इलाहाबाद मुख्य न्यायालय के मेरे भाई और बहनों न्यायमूर्तिगण, इस उच्च न्यायालय के पूर्व जो यहां से संबंधित रखते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्तिगण, प्रदेश के मंत्री व सांसद जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, प्रदेश के महाधिवक्ता श्री अजय मिश्रा जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान व अन्य पदाधिकारीगण, हाईकोर्ट बार के सीनियर व अन्य सदस्यगण, रजिस्ट्रार जनरल व हाईकोर्ट के अन्य पदाधिकारी, सिविल और पुलिस विभाग के अधिकारीगण, मैं देख रहा हूं यहाँ भारतीय सेनाओं के भी कुछ अधिकारी यहाँ पर आए हैं। हम सब उनका ताली बजा करके सम्मान करें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देवी और सज्जनों, भारतवर्ष की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय, बल्कि बताया गया कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट को देश का सबसे बड़ा चैम्बर, लॉयर्स का जो चैम्बर का कॉम्प्लेक्स आज मिला, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भाई विक्रमनाथ की कुछ बातों से सहमत करता हूं। इस हाईकोर्ट का बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है। यहां के अधिवक्ताओं का अगर उनकी भूमिका आप देश के स्वतंत्रता संग्राम में देखें, भारतीय संविधान की रचना में देखें, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार के सदस्यों का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश में मौलिक और राजनीतिक अधिकारों के बढ़ने में, चाहे वो उच्च न्यायालय के लेवल पर या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर रहा, वो एक बहुत ही बड़ा सराहनीय और हम सब के लिए एक मान सम्मान की बात है। किसी भी हाईकोर्ट बार के जब इतनी बड़ी स्वर्णमयी इतिहास रहा हो, तो उसके सदस्यों के लिए भविष्य के लिए एक बेंचमार्क बन जाता है। उस बेंचमार्क पर खरा उतरने के लिए जरूरी है कि समय के साथ साथ सुविधाएं भी आएं। आज का कोर्ट का जो
करने का तरीका है उसमें बहुत सारी पेचीदाई बातें आती हैं। कानून की अपनी डेवलपमेंट जो हुई है, जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंशियल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसमें आज वकीलों को बिल्कुल एकांत, कॉन्फिडेंशियल ऐसे स्थानों की जरूरत पड़ती है जहां पर वो बहुत ही विचार मंथन कर सकें और कोर्ट्स को एक बहुत अच्छे योग्यता वाला अपना सहयोग दे सकें, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जितनी अच्छी बार की क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी का एक रिफ्लेक्शन जब आपके उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायमूर्तिगण जो फैसला करेंगे, तो आपके सहयोग का स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर असर होगा। आपको ये सुविधा मिली, इसको आप इस हाई कोर्ट की भूमिका को ध्यान में रखते हुए अच्छी इस हाई कोर्ट से ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेवलपमेंट हो और उसमें आपका सकारात्मक योग हो, इसके लिए उसका सदुपयोग करें। एक कंस्ट्रक्टिव सदुपयोग की मैं आपसे अपील करूंगा। मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं जब भी जाता हूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सुविधाओं के बारे में अक्सर जानकारी लेता हूं। मेरा उनसे अनुरोध होगा, जैसे उन्होंने इस हाई कोर्ट को इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स देकर के ये एक ऐतिहासिक कदम लिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को जो आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता है, मेरी उनसे और मुख्य न्यायाधीश से, यहाँ के सभी जज साहिबान से मेरी प्रार्थना होगी कि उनका भी आप मद्देनजर रखें और जिस भी सेशन डिवीजन में कुछ आवश्यकता है उसके लिए भी ऐसे ही कुछ सराहनीय कदम आप आगे लें, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आज कोर्ट्स में जो कन्वेंशन लिटिगेशन है, जैसे हम फौजदारी का या सिविल का जो मुकदमे हम जो शुरू में चलते थे, उसकी बजाय कानून की नई नई पेचीदगियां आई हैं। देश ने जो जो प्रगति की है, हमारे यहां कमर्शियल लिटिगेशन बढ़ी है, लोगों में जागरूकता आई, तो संवैधानिक अधिकारों की लिटिगेशन बहुत बड़ी है। कोर्ट से बाहर जिनको हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट की बात, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, चाहे उसमें आर्बिट्रेशन है, कोई और माध्यम है, उनके सामने भी अलग अलग किस्म की एक लिटिगेशन की नई दिशा इस देश में बढ़ी है। उस बढ़ती हुई एक नई प्रकार की लिटिगेशन को ध्यान में रखकर यहां की बार अपने आप को उन चैलेंजेस के लिए ढाले और उन नए नए जो आयाम इस वक्त आए हैं कानूनी रूप से या कोर्ट्स के सामने, उसमें आप एक क्वालिटेटिव प्रोफेशनल आपकी असिस्टेंस दे सकें, इसके लिए अपना आप एक माहौल बनाइए। आपके कंस्ट्रक्टिव रोल की न केवल इस हाईकोर्ट को बल्कि देश की पूरी न्यायपालिका को आवश्यकता है। अगर आप देश की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय हैं तो आप देश के एक कानूनी ढांचे में उसका एक लीडरशिप आप हमेशा देकर के रखें और इसी के लिए आप, जैसे मैंने कहा, अपनी अहम भूमिका निभाएं। मुझे उम्मीद है आप सबसे कि ऐसा ही कुछ करके आप इस हाईकोर्ट का नाम और ज्यादा गौरव करेंगे। इन सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We thank you, Lordship, for your warm and kind address. कार्यक्रम के अगले चरण में मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि अपने संबोधन हेतु पधारें। भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति
CBR गवई जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति माननीय श्री सूर्यकांत जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति और इसी प्रयागराज की धरोहर माननीय श्री विक्रमनाथ जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति माननीय श्री जेके माहेश्वरी जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति माननीय श्री पंकज मित्तल जी, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति माननीय श्री मनोज मिश्रा जी, केंद्रीय कानून मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी, आज के इस समारोह की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री उपाध्याय जी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व माननीय न्यायमूर्ति श्री विनीत शरण जी, श्री कृष्ण मुरारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल संजय मिश्र जी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री शिव कुमार गौड़ जी, प्रेसिडेंट एडवोकेट एसोसिएशन प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और आज के समारोह में उपस्थित बार एसोसिएशन एडवोकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और हमारे सभी सम्मानित अधिवक्तागण, उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत की विरासत की इस धरा पर मैं भारत के मुख्य न्यायाधिपति का और भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों का, केंद्रीय कानून मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवमयी दिन है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का आज 300वीं जयंती है और 300वीं जयंती वर्ष के साथ ही यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा की जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान को बनाया था, उस संविधान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक भारत की विरासत की भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रयागराज की भूमि है। प्राचीन काल से ही यह भूमि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी
के साथ ही आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि के रूप में भी प्रयागराज देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। प्रयागराज की भूमि महाकुंभ की भूमि भी है और महाकुंभ का दर्शन करके, महाकुंभ में त्रिवेणी में के संगम में डुबकी लगा करके कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने आप को अपनी विरासत के साथ जुड़ने में गौरव की अनुभूति न किया हो। और मैं इस अवसर पर, इस प्रयागराज की इस पावन धरा पर आज भारत के माननीय न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री गवई जी और उच्चतम न्यायालय के हमारे इतने शीर्ष माननीय न्यायमूर्तिगण आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और केंद्रीय कानून मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी अधिवक्ताओं की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। याद करिए, इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है। तो हम बोलते थे, भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे। टूटा हुआ चैम्बर, पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। और मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपने मुख्य न्यायमूर्ति जी को और यहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों को, बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं कि अपने आप में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये मॉडल अपने आप में है, ये केवल मॉडल केवल बार और बेंच के लिए नहीं, बल्कि अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाते हैं लेकिन वहां कोई जाता नहीं। और मैं बार बार अपने सभी जितने भी हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनसे कहता हूं, भाई देखो मल्टी लेवल पार्किंग जब बनाओगे वे तभी सफल होंगे जब आप उसके कुछ स्पेस को कॉमर्शियल रूप से उपयोग करेंगे, उसमें कीजिए उस प्रकार की व्यवस्था। मुझे आज से 5 वर्ष पहले गोरखपुर में वहां पर विकास प्राधिकरण ने एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई थी, लगभग 6 वर्ष पहले बनाया उसने उन्होंने, वो चला नहीं। मैंने कहा चलेगा भी नहीं। मैंने कहा एक काम करो, इसमें अंतिम 2 फ्लोर में कुछ कॉमर्शियल स्पेस दे करके उसको संचालित करिए और फिर मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा। उन्होंने जैसे बनाया, आज वो पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा फुल होता है। जो लोग सड़कों पे अपने वाहन खड़ा करते थे, जहां तहां खड़ा करते थे, वे लोग भी अब वहां उस मल्टी लेवल पार्किंग में अपने वाहन खड़ा करते हैं और कॉम्प्लेक्स में जाकर के वहां की सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं। और मुझे लगता है कि उससे बेहतरीन एक व्यवस्था आपने यहां पर दी है। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर, उनके लिए कैफेटेरिया भी दिया है, आधुनिक किचन भी दिया है और सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी यहां पर उस प्रकार की सुविधा
यहां पर आज एक साथ देखने को मिल रही है और यह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया मॉडल हो सकता है कि अधिवक्ताओं के चैम्बर, और मैं मानता हूं कि अब ये वातानुकूलित चैम्बर आपके गुस्से को शांत जरूर करेगा। जो कार्य यहां पर हम लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग जब आए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश के 10 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे। कोर्ट का नक्शा आता था, कभी हमारे मुख्य न्यायाधीश पसंद नहीं करते थे, कभी हम लोगों को पसंद नहीं होता था। मैंने कहा यार देखो, ऐसा बनाओ जो थोड़ा मॉडल बने। मैं तब भी मेरे पास हमारी कार्यदायी संस्थाएं लेकर आने कहता था कुछ मॉडल बनाओ। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ उसमें पार्किंग की सुविधा भी दीजिए और अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बनाइए। अधिवक्ताओं का उससे अलग मत करिए, अच्छी सुविधा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था उनमें से 7 जनपदों को तो यहां से अप्रूवल मिल चुका है और हमने उसके लिए पैसा भी 1700 करोड़ रुपए उसके लिए हम जारी कर चुके हैं। 3 अन्य जनपदों के लिए उन मामलों को भी बड़ी कृपा से यहां से वे मामले न्यायालय में ही लंबित थे, उनका निस्तारण भी हो चुका है और उनको भी हम लोग उन जनपदों में दे रहे हैं। ये अपने आप में एक मॉडल बनने जा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, एक छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं, न्यायिक कार्यों से संबंधित सुविधाएं वादकारी को वहां प्राप्त हो पाएंगी। अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैम्बर भी वहां उपलब्ध होंगे, कार पार्किंग की सुविधा भी होगी और उसी कॉम्प्लेक्स में हम न्यायमूर्तियों के लिए या फिर वहां के लिए जो न्यायिक अधिकारी हैं उन न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी वहां पे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये अपने आप में अच्छे एक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह भी अपने आप में एक मॉडल बनेगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जनपदीय न्यायालयों में भी अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ अधिवक्ताओं की उन समस्याओं के समाधान के लिए भी जो अधिवक्ता निधि थी, अधिवक्ता निधि की राशि को हम लोगों ने 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है और आयु सीमा को भी बढ़ा करके अब 70 वर्ष कर 60 साल से बढ़ा के 70 वर्ष कर दिया है। उसके लिए कॉर्पस फंड भी हमने 500 करोड़ रुपए अलग से दे दिया है कि न्यासी समिति इस पैसे का उपयोग समय समय पर जैसे ही किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो उस अधिवक्ता समिति की न्यासी समिति उस परिवार को यह सुविधा तत्काल उपलब्ध करवा दे। अन्य सुविधाओं के साथ साथ जो नए अधिवक्ता बन रहे हैं उन नए अधिवक्ताओं को पहले 3 वर्ष तक उनकी जर्नल के लिए, उनकी मैगजीन के लिए, अन्य पुस्तकों के लिए भी हम लोग यहां से सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि न्याय की गति इतनी ही तेजी से बढ़कर के प्रगति को एक नया आयाम देगी। और यह उस बात का उदाहरण भी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत कठिन होता, अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। 66 करोड़ से अधिक देश और विदेश से आने वाला श्रद्धालु जो भी आया अभिभूत होकर के गया, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इसलिए भी है कि अगर हमारे किसी कार्य को एक बार स्टे कर देते तो कुंभ के पहले तो नहीं पूरा होगा पार्टी, लेकिन वो कार्य उन्होंने स्वयं अपने स्तर पर लग करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पूरा आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ।
और प्रयागराज को एक पहचान मिली। आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो सकता है, सभी लोग मिल करके एक साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के अनुरूप अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे तो परिणाम लाए जा सकते हैं। उस परिणाम को उस अवसर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई थी और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अब ये मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के जो बेहतरीन चैम्बर बने हैं, इस हमारी सारी जिम्मेदारी तो अब यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जितने भी एसोसिएशन है सब मिलकर के करेंगे। लेकिन इसका एक्सटेंशन जो होगा, उस एक्सटेंशन के लिए जो भी धनराशि लगेगी उसके लिए भी हम धनराशि बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे न्याय की इस भूमि में, ज्ञान की इस भूमि में और धर्म की इस धारा में हम और भी बेहतर कर पाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के वादकारी को समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय गवई जी का, इस अवसर पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री जेके माहेश्वरी जी का, माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी का और माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा जी का, केंद्रीय कानून मंत्री माननीय श्री मेघवाल जी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके उपरांत मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी से कि वे अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सर्वोच्च न्यायालय के सहयोगी न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, आपके पार्क के मेंबर हमारे अनुज न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी, न्यायमूर्ति महेश्वरी जी, न्यायमूर्ति पद्मज मित्तल जी, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा जी, भारत सरकार के विधि एवं न्याय राज्य मंत्री हमारे बड़े भाई अर्जुन राम मेघवाल जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनके बारे में विक्रमनाथ जी ने काफी कुछ कहा, वो हमारे मित्र श्री अरुण बंसाली जी, हमारे बड़े भाई विनीत सरन जी, कृष्ण मुरारी जी, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपति जो हमारे मुंबई उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायमूर्ति थे, वो सम्माननीय डी.के. उपाध्याय जी, हमारी भाभी है आदरणीय यतेंद्र सिंह जी, जो हमारा पड़ोसी नागपुर का जो छत्तीसगढ़ राज्य था वहाँ के मुख्य न्यायाधिपति थे। इस भवन के निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी, उच्च न्यायालय के सर्व सम्माननीय न्यायाधिपति, यहाँ उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसद, भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में एक अतिशय भारत के लिए गौरवशाली काम किया, वो हमारे आर्मी के सर्व सम्माननीय अधिकारी वर्ग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफ उत्तर प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष शिव कुमार गौड़ जी,
महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा जी, इलाहाबाद अधिवक्ता संघ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी, सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तथा अन्य अधिकारीगण, विविध बार एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा मेरे वकील मित्र भाई और बहनों, आप सबको इस प्रयागराज की भूमि में सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। ये आनंद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने के बाद में जो पहला ऑफिशियल प्रोग्राम में आ रहा हूं, वो प्रयागराज की भूमि में करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मैं खुद को गौरवान्वित समझता हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में अभी कुछ महीने पहले मैं आया था, उसके पहले आने का मौका मिला नहीं, परंतु प्रयागराज से हमारा बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। जब मैं 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति करके आया तो सबसे पहले हमारी मित्रता हमारे बड़े भाई विनीत सरन जी से हुई, उनसे पारिवारिक संबंध हुए। कुछ महीनों के बाद में कृष्णपुरारी भाई भी वहां पहुंच गए और एक हमारा परिवार के जैसा रिश्ता रहा है। कुछ समय बाद विक्रमनाथ जी भी आए और 7 महीने हमने बेंच पे काम किया और उस समय कहा जाता था कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट में हमारा दोनों का था। अभी मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नहीं बन रही उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था। तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। आज संयोगवश अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने 300 साल पहले भारत में एक सामाजिक न्याय की भावना से जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उनकी जयंती के अवसर पर आज इस भवन का उद्घाटन हो रहा है। ये हमारे सबके लिए एक गौरवशाली बात है। विक्रम भाई ने कहा कि इलाहाबाद बार बहुत डिसिप्लिन बार है, हर एक को अपने अपने बार के बारे में गौरव रहता ही है। मुझे भी है। मेरा जो नागपुर बार है वो वन ऑफ द बेस्ट बार है। तिवारी जी को हम मिल चुके 2-3 महीने के पहले।
आजकल यूट्यूब पे देखने का समय नहीं मिलता, मगर उस समय तिवारी जी के जो यूट्यूब पे बाइट्स आते थे वो भी देखने को मिले। आज अच्छे वो टायल सूट वगैरह पहन के आए हैं। क्या कार्यक्रम की गरिमा रखने में आज उन्होंने अच्छा भाई विक्रमनाथ जी से उनको डिसेंड करने की मुझे ताकत नहीं है, तो इसके लिए मैं भी एंडोर्स करता हूं कि इलाहाबाद बार है, बहुत ही डिसिप्लिन बार है। प्रयागराज की जो भूमि है, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, वो एक गरिमाई ऐसा इतिहास रहा हुआ है। इसी भूमि में और विधि क्षेत्र में तो इलाहाबाद का नाम सुवर्णाक्षर में लिखा जाता है। जो स्वतंत्रता के पूर्व प्रिवी काउंसिल के जमाने में भी जो देश के चंद वकील सबसे अच्छे वकील गिने जाते थे, उनमें मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर पप्पू, सैयद मिर्जा हसन रिजवी, ऐसे अनेक कानूनी विद्वानों का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से भारत का जो हिंदी साहित्य है, उसमें भी प्रयागराज के काफी दिग्गज जैसे महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अकबरी इलाहाबादी, धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान को पूरा देश मानता है। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया था, देश के स्वतंत्रता के लिए, देश हमारा सदैव उनके लिए ऋणी रहेगा। आज मुझे इस बात का भी आनंद है कि भारत के संविधान को 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भारत का संविधान का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद में जो हमारी आगे कुछ हो रही है, इस संविधान को 100 वर्ष पूरे होने की दृष्टि से हमारा जो जर्नी चल रहा है, उस साल में मुझे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की जो संधि मिले, उसके लिए मैं खुद को गौरव समझता हूं। जैसा कि मेघवाल जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारा संविधान जो है वो ऐसा संविधान है कि जिस संविधान ने हमारे देश को 75 वर्ष की कालखंड में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती की ओर जर्नी किया हुआ है। जब संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ लोग बोलते थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच फेडरल, कुछ लोग बोलते थे द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच यूनिटरी। तो बाबा साहब ने जवाब दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन is neither wholly federal, neither wholly unitary. But one thing I can tell you, that we are given a constitution which will keep India united and strong both in times of peace and war. आज हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के जो इर्द के जो देश है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनमें क्या परिस्थितियां है, और भारत आज 75 वर्ष के बाद प्रगति की ओर तो जर्नी कर ही रहा है। पर जब जब भी देश के ऊपर संकट आए, उस समय एक मजबूत और यूनाइटेड ऐसा देश रहा हुआ है, और इसका श्रेय अगर किसी देना चाहिए तो भारतीय संविधान को देना होगा। आज इस भव्य दिव्य इमारत का हम उद्घाटन करके देश के नागरिकों के प्रति समर्पण कर रहे हैं। मैं
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधिपति, सभी न्यायमूर्ति भाई बहन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील संघ के सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पूरे देश के वकील संघों को एक जेलसी आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, ऐसी भव्य देवी इमारत आप सबको मिली है। मैं काफी देश में काफी घूमता रहता हूं, बाहर भी घूमता रहता हूं, और मेरे नॉलेज में इतनी बड़ी इमारत जो वकीलों के लिए, अधिवक्ता के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटीज दे रही है। 2300 के ऊपर चैम्बर है, 2300 के ऊपर 4 पहिया वाहनों का पार्किंग है, 1600 के ऊपर 2 पहिया टू व्हीलर्स का पार्किंग है। इतनी बड़ी इमारत, इतनी सुविधायुक्त इमारत मेरे नॉलेज में पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी, और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस प्रति मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतने बड़े मात्रा में उन्होंने फंड्स अवेलेबल किए। हरदम कहा जाता है कि जुडिशरी हैज नाइदर द पावर ऑफ सॉर्ड, नाइदर द पावर ऑफ मनी, द पावर ऑफ पर्स, और जब तक एग्जीक्यूटिव फंड देती नहीं तब तक इतने बड़े इमारत का निर्माण हो नहीं सकता। और इसी के साथ में शासन ने और उच्च न्यायालय ने सिर्फ जजेस का ही नहीं, सिर्फ न्यायमूर्ति का ही नहीं, सिर्फ वकीलों का ही नहीं, और उसी समय जो वादकारी है, जिनके लिए हम कार्य करते हैं, उनका भी ख्याल रखा है। ये काफी हर्ष की बात है। अभी हमें बताया गया कि बाजू का जो भूखंड है वहां पे नजदीकी पीरियड में एक बड़ा निर्माण होगा, जिससे जो वादकारी यहाँ आते हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तक जो आते थे तो उनको दिन में चांद तारे दिखते थे, उनके लिए भी बड़ी सुविधा निर्माण करना। उसमें फिर जो विकलांग है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों के साथ आती है, उनके लिए स्टेज करना वगैरह, ये सब बातें दिखाई देती है कि हम सिर्फ कार्य करते हैं तो वकीलों के लिए या न्यायमूर्ति के लिए नहीं, तो इस देश का जो नागरिक है, जो इस देश का नागरिक न्यायपालिका में उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है वो अन्याय दूर करने के लिए आता है, उसका भी ख्याल किया जाता है। खास करके मैं इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों का भी जिक्र करना चाहूंगा। 12 बंगले उन्होंने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया। ये तो झगड़े होते रहते हैं कि हम एक भी, हमारे पास अभी आते रहते विषय कि बाहर के लोगों को कम सुविधा दी जाती है, बाहर के लोगों को जगह कम है, मगर बाहर के लिए 12 बंगला छोड़ देना ये कुछ छोटी बात नहीं है। इसके लिए मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उनके सभी वकीलों का अभिनंदन करना चाहूंगा। आज इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषित किया है कि जनपदों में भी एकीकृत कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, जिसके तहत न्यायालयीन इमारत, उसी के साथ में पक्षकारों के लिए, वादकारियों के लिए, वकीलों के लिए और न्यायमूर्ति के लिए निवास, ये सभी सुविधा एक जगह पे दी जाएगी। आज हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर, उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस का जो काउंटर लगा है उसका भी उद्घाटन किया है। ये सुविधाएं आप सबको आपका काम अच्छा करने के लिए उपयुक्त होगी। ऐसी सब सुविधाएं सूर्यकांत जी ने हमारे डिमांड की थी कि जो हमारी ट्रायल जुडिशरी है उनके लिए भी ध्यान दिया चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसका जवाब दे दिया और बताया कि किस तरह से वो हर जनपद में न्यायालयों के लिए, वकीलों के लिए और वादकारियों के लिए
सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। आज हम संविधान के 75 वर्ष पूरे करके हमारा जो सेंचुरी है, जो शतक महोत्सव होगा 25 साल के बाद भारत के संविधान का, उसके ऊपर आगे बढ़ रहे। इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान का अंतिम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा, उस समय उन्होंने जो भाषण दिया, जो डिबेट हुआ था, वो डिबेट को जो रिप्लाई दिया, वो हमारी दिशा को, हमारे देश को एक दिशा देने वाला एक संबोधन था। उन्होंने उस समय कहा था कि आज हम 1 वोट, 1 पर्सन, 1 वोट और 1 वैल्यू, इसके तहत इस देश में पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल समानता तो ला रहे, बट व्हाट अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, व्हाट अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। बाबा साहब ने कहा था कि on a social plane the country is divided into 4 compartments, and such compartments which are so tight that one cannot travel from one compartment to another compartment. And on an economic plane, we have the entire wealth of the country concentrated in few hands, wherein millions of people are living in abject poverty. और उन्होंने उस समय एक वार्निंग दी थी कि जब तक हम एक सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर नहीं करेंगे, तब तक इस देश में सही मायने से जो लोकशाही है, जो जनतंत्र है, उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। और आज देखते हैं हम कि जो हमारा 75 साल का जर्नी रहा, 75 ईयर्स का जर्नी, उसमें हमारी विधिपालिका रहे, जो भारत का पार्लियामेंट है, जो राज्य के विधानसभा है, विधान परिषद है, जो कार्यपालिका है जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, या जो न्यायपालिका है, उन्होंने भारत में राष्ट्रीय समानता के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए बड़ा योगदान दिया है। काफी ऐसे कानून किए गए कि जो जमींदार थे उनकी जमीन लेके जो लैंडलेस थे उनको दी गई, जो जमीन में खेती करते थे, टेनेंट्स थे, उनको जमीन का मालक बनाया गया। ऐसे अनेक कानून है कि जिनमें जो इस देश का वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास, उसके हित में कार्य किए गए। और जब जब इन कानूनों को चैलेंज किया गया, 73 के पहले सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था वो ये था कि फंडामेंटल राइट जब कभी हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मार्गदर्शक दिशा है, उनमें जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फंडामेंटल राइट will prevail upon the directive principles, and the directive principles will have to give away to the fundamental rights. और हम देखते हैं कि 1973 में जब केशवानंद भारती का 13 जजेस का जजमेंट आया, तो बेसिकली जाना जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अमेंडिंग पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 6 जजेस ने व्यू लिया कि अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट to amend the constitution are unlimited. दूसरे 6 जजेस ने व्यू लिया कि the amending powers of the constitution are limited and restricted. परंतु जो 13वें जज थे जस्टिस एच आर खन्ना, उन्होंने व्यू लिया कि पार्लियामेंट has a power to amend the constitution, and for that it can also amend the fundamental rights, but it does not have power
to amend the basic structure of the Constitution. तो हम देखते हैं कि अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर 6 जज एक बाजू में, 6 जज दूसरे बाजू में, और जो जस्टिस खन्ना का व्यू था उसे हम आज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को 13 जजेस का व्यू मानते हैं। और उस जजमेंट एक अन्य कारण के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके पहले जो कॉन्फ्लिक्ट था डायरेक्ट प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, उसको विराम दिया गया और 13 जजेस ने व्यू लिया कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स टुगेदर only at the soul of the Constitution. They are like two wheels of the golden chariot of the Constitution. You span one wheel, the efficacy of the other wheel comes to a standstill, and the entire chariot comes to a standstill. दोनों समान है, दोनों एक जो सुवर्ण रथ है भारतीय संविधान का, उसके दो पहियों के जैसे एक को आप रुकाओ तो पूरा जो रथ है वो पूरा रुक जाएगा। और इस 73 के बाद में हमारी उसको वो जजमेंट को 2 साल पहले 50 साल पूरे हो गए। आज भी इस देश के संविधान का जो जर्नी हुआ उसके सबसे बड़ा माइलस्टोन आज हम केशवानंद भारती को मानते हैं। और उस साथ इस देश का जो आखिरी नागरिक है, the citizen who is in need of justice, the citizen who is deprived of justice, उस तक पहुंचना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। वो न्यायपालिका रहे या कार्यपालिका रहे या विधिपालिका रहे। तो इस अवसर पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि मैं हरदम कहता हूं कि बार एंड बेंच आर लाइक टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। जब तक बार और बेंच साथ में काम नहीं करते तब तक ये न्याय का रथ जो है उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है देश के सभी नागरिकों, देश के सभी हाईकोर्टों के लिए, जिसको हम रोल मॉडल बोल सकते, वैसा दिया है कि बेंच ने, जजेस ने 12 बंगलों को सरेंडर करके इतनी बड़ी इमारत अपने वकील भाइयों को सुविधा के लिए दी है। इसके लिए मैं न्यायमूर्ति जो थे उस समय के विक्रम भाई ने बताया कि कैसे कैसे बंगले खाली करने पड़े, वो तो माहिर है सब चीजों में। कुछ बातें उनके बारे में बाद में कहूंगा 6 महीने के बाद में। तो नहीं, अच्छा सितंबर 2027 के बाद में बताएंगे, लिख भी लेंगे अगर मौका है तो इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी तथा उनके शासन का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में फंड दिए, जिस फंड की वजह से इतनी बड़ी इमारत आप सबको प्राप्त हुई। इस इमारत से आप सबको, इस देश के आखिरी के नागरिक को कम से कम खर्चे में और कम से कम समय में न्याय देने के लिए प्रयास होगा, ऐसी आशा व्यक्त करते हुए पुनः से आपका अभिनंदन करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय का। इसके उपरांत मैं अनुरोध करता हूं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार मिश्रा जी से कि वह आभार ज्ञापन हेतु पधारें। मंचासीन भारत गणराज्य के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय श्री सूर्यकांत जी, प्रयागपुत्र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री विक्रमनाथ जी,
सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायमूर्ति श्री जेके महेश्वरी जी, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को सुशोभित कर रहे प्रयाग के अपने न्यायमूर्तिगण माननीय श्री पंकज मित्तल जी एवं माननीय श्री मनोज मिश्र जी, भारत के विधि राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी, मेरे अग्रज और गुरु और उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा जी, प्रदेश के अधिवक्ता समाज का नेतृत्व कर रहे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री शिव कुमार गौड़ जी, हाईकोर्ट बार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी जी, एडवोकेट एसोसिएशन के सीनियर उपाध्यक्ष, मंच के सामने आसीन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तिगण एवं हमारे अग्रज माननीय श्री विनीत सरन जी एवं माननीय बड़े भाई श्री कृष्ण मुरारी जी एवं इस उच्च न्यायालय के पदस्थ एवं अवकाश प्राप्त माननीय न्यायमूर्तिगण, प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगण एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण तथा अन्य अधिवक्तागण, भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया कर्मी, देवियों और संजनों, ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज की इस उत्कृष्ट सभा में अति विशिष्ट विभूतियों के समक्ष मुझे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद न केवल भारत के प्रमुख न्यायालयों में से एक है, बल्कि यह देश की न्यायिक चेतना का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। एक सशक्त न्यायपालिका लोकतंत्र की आत्मा है। जब न्याय समयबद्ध, निष्पक्ष और सुलभ हो, तभी समाज में कानून का शासन स्थापित होता है। यही हमारे संविधान का मूल उद्देश्य भी है। न्याय स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की परिकल्पना को साकार करने की संवैधानिक पहल को पूर्ण करने की प्रक्रिया में एक सशक्त भूमिका न्यायपालिका से अपेक्षित है। न्यायपालिका की संरचना में न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं को वाहन के दो पहियों की संज्ञा दी गई है। चूंकि न्यायाधीश भी अधिवक्ताओं से आते हैं, अतः अधिवक्ता समूह जिसे हम बार से संबोधित करते हैं, न्यायपीठ की जननी है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बार की प्रतिभा अक्सर मूर्ति रूप लेने से वंचित हो जाती है। ऐसा विशेषकर होता है जब अधिवक्ता किसी स्थापित वर्ग से न हो। योग्यता होते हुए भी सुविधाओं के अभाव में अक्सर योग्य व्यक्ति न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना पूर्ण योगदान देने से वंचित रह जाता है। ऐसी स्थिति में नवनिर्मित अधिवक्ता एवं पार्किंग भवन अपनी सुविधाओं से एक नवीन अवसर अधिवक्ताओं को प्रदान करेगी, जो अंततः भारतीय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अवश्य ही मील का पत्थर साबित होगी। आज के इस भव्य आयोजन को उपस्थित अति विशिष्ट जनों का आशीष प्राप्त हो रहा है, जो अत्यंत हर्ष का विषय है। भारत गणराज्य के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री भूषण रामकृष्ण गवई जी द्वारा यहां आकर इस नवनिर्मित भवन को अपना आशीष देकर न्यायपालिका के पेटर फेमिलियस का दायित्व निर्वहन किया गया है। मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से हृदय से उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस भव्य भवन के निर्माण में पूर्ण योगदान दिया। जब पहली बार इस भवन की अनिवार्यता बताने का अवसर उस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री डीवी भोसले जी ने मुझे दिया, और जब हमारे अग्रज माननीय विक्रमनाथ जी, जो उस समय लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति थे, वे भी उपस्थित थे, तो मुख्यमंत्री जी ने इस परियोजना की स्वीकृति तुरंत ही दे दी थी। उनके इस सहयोग के लिए मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से अपना आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण वरन विश्वास है कि उच्च न्यायालय की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश सरकार का पूर्ण सहयोग भविष्य में भी
मिलता रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री सूर्यकांत जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी उपस्थिति से आज के इस प्रायोजन को भव्यता प्राप्त हुई है। माननीय न्यायमूर्ति श्री जेके माहेश्वरी जी यद्यपि मध्य प्रदेश से हैं, अपितु उनके व्यक्तिगत एवं न्यायिक संबंध इस न्यायालय से अटूट रहे हैं। मैं उन्हें भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं ये भी निवेदित करता हूं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर उच्च न्यायालय आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। इस अवसर पर मैं विशेष धन्यवाद माननीय श्री विक्रमनाथ जी को देना चाहता हूं और अपना एक संस्मरण जो इस परियोजना से संबंधित है उसको भी कहना चाहूंगा। उच्च न्यायालय अधिवक्ताओं के द्वारा मूलभूत सुविधाओं के अभाव को बहुत समय से अनुभव किया जा रहा था। हम न्यायाधीशों के बीच इस समस्या पर अक्सर चर्चा होती रहती थी और इसी कड़ी में एक दिन मैं न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा जी के चैम्बर में गया हुआ था, जब हमारे बड़े भाई माननीय विक्रमनाथ जी आए और अपने सहज स्वभाव के अनुरूप और मजाकिया स्वर में पूछा, क्या राजनीति चल रही है। जब उन्हें चर्चा का विषय ज्ञात हुआ और उनकी खुद की इस बारे में बहुत चिंता थी और उन्होंने तुरंत अपना समर्थन दिया और उस चर्चा की परिणति हुई जो इस परियोजना का कॉन्सेप्ट नोट तैयार हुआ, जिस पर श्री विक्रमनाथ जी के हस्ताक्षर अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। आज उस पत्र को उन्होंने हम सबके सामने रखा है और आज ये जो भवन बना है, यदि अगर उन्होंने हम लोगों का उस कॉन्सेप्ट नोट पर साथ न दिया होता और उसको आगे न बढ़ाया होता तो शायद ये संभव न होता। इसलिए हमारा पूरा न्यायालय इस बात का आभारी रहेगा। मैं आज के इस आयोजन के लिए और उनके आशीष के लिए, जिससे भवन निर्माण संभव हो पाया, अपना आभार हृदय से व्यक्त करता हूं। उनसे भी अपेक्षा और अनुरोध करता हूं कि उच्च न्यायालय की अवशेष सुविधाओं के लिए भी हमको उनका समर्थन प्राप्त होता रहेगा। माननीय पंकज मित्तल जी एवं माननीय मनोज मिश्रा जी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं न्यायमूर्ति रहे हैं और इस न्यायालय के उत्थान में उनका विशेष योगदान रहा है। उनकी उपस्थिति हमारे लिए हर्ष का विषय है। मैं उच्च न्यायालय की ओर से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं सर्वोच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति श्री वी नागरत्ना जी एवं न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। यद्यपि कुछ अपरिहार्य कारणों और कुछ अस्वस्थता के कारण वह उपस्थित नहीं हो पाए हैं, परंतु उन्होंने अपना आशीष व्यक्त किया है। मैं इस अवसर पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तिगणों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सहयोग और लगातार समर्थन के कारण ये बिल्डिंग बनी। इस कड़ी में माननीय एम.एन. भंडारी जी, माननीय न्यायमूर्ति गोविंद माथुर जी, माननीय न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस रहे उस समय राजेश बिंदल जी और प्रीतिंकर दिवाकर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं समस्त न्यायमूर्तिगण एवं समस्त अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तिगण जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से उच्च न्यायालय का परस्पर उत्थान होता रहे, उसका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं रजिस्ट्रार जनरल, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और एसबीआई के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मुझसे गलती हो जाएगी अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बिल्डिंग को बनाने में जो हमारी कमेटी रही है उसमें हमारे बहुत प्रिय भाई सौमित्र दयाल सिंह जी, भाई अजय भनोट जी और बुधवार साहब और जो भी हमारे साथ के बंधु रहे हैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं अंत में लार्सन एंड टूब्रो और उनके वो समस्त कर्मचारी जिन्होंने अपने अथक प्रयास से बिल्डिंग बनाई है और जिनका शायद हम सब नाम नहीं जानते हैं, उनके प्रति भी अत्यंत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी मेहनत से ये बिल्डिंग आज बन पाई है। अंततः आज के इस सभा में आप सबको आने के लिए, जिनका नाम ले पाया हूं, जिनका नहीं ले पाया हूं, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से
वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय महोदय। कार्यक्रम के अंतिम चरण में कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व सभी सम्मानित अतिथिगण से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर उठकर राष्ट्रगान में सम्मिलित हों, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।